हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 5। देखिए, यहाँ पर आज हम पंचायती राज के बारे में जानेंगे। यानी आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे यहाँ शासन के 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। तो ये पंचायती राज की अवधारणा जो है वो आपकी ग्राम स्तर वाली अवधारणा है। ठीक है, तो शासन के हम सबसे निचले स्तर या शासन के हम सबसे प्राथमिक स्तर के बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ लोग कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। मेरी सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि तमाम नए अभ्यर्थी ऐसे भी जुड़ रहे हैं, ऐसे भी हैं जिन्हें चैनल के बारे में नहीं पता है। तो आप लोग वो अवेयरनेस फैलाने का काम आप लोग करिए। इतना तो मुझे डेडिकेशन आप कर ही सकते हैं मेरे प्रति। ठीक है, तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, पंचायती राज, पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं। देखिए, पहले कुछ बातें, कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट किया, ये कहा कि सर आप जो हैं यहाँ पर क्लास 6 की बुक में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ऐड नहीं करवा रहे हैं। देखिए, हम क्लास 6 में या 7th में एक्स्ट्रा फैक्ट नोट नहीं करवाएंगे यहाँ पर। रीज़न ये है कि चूंकि हम बहुत सारे फैक्ट जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड बुक पहले पढ़ चुके हैं। ये बुक स्टार्ट करने का प्रयोजन हमारा यही था कि जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन्हें पॉलिटी की यानी राज व्यवस्था की बिल्कुल अवधारणा पता नहीं है, उन्हें इससे अवगत करवाना था हमें। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर नए फैक्ट इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं। यानी जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वही कंटेंट आपको आगे प्रेषित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर की जो अवधारणा है वो मूलतः गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। यानी कि ये जो अवधारणा हमारे देश में लाई गई, ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी। गांधी जी का मानना यही था कि भाई वास्तव में जो भारत बसता है वो आपके गांव में ही बसता है। यानी इंडिया और भारत में जो गांधी जी ने विभेद किया है, विभेद बताया भी है कि इंडिया में विभेद क्या है, भारत में क्या है। तो वाकई में आप सभी जानते हैं कि भारत वाकई में अगर आपको अपने भारत की झलक देखनी है तो आप इसके गाँव में जाइए। तो ऐसे में गांधी जी का कहना यह था कि सत्ता में जो शासन बनाने वाले लोग हैं उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और इसमें गांव की भी सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके जो कानून निर्माण हो या फिर संविधान चलाने की जो बात हो, वहां पर गांव की भी सक्रिय सहभागिता हो। गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र में अगर सच्चा केंद्र वही, यानी सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें केंद्र जो है, यानी केंद्र जो है यहाँ पर केवल दिल्ली में बैठकर नीतियां निर्माण ना करे इसकी, बल्कि इसमें ठीक है क्या है, गांव स्तर पर लोगों की सक्रिय सहभागिता भी इसमें करवाए, तभी हमारा लोकतंत्र सार्थक हो पाएगा। ये हमारे गांधी जी के विचार थे। ठीक है, यानी गांधी जी जानते थे भाई जब तक हमारे गांव शामिल नहीं होंगे तब तक हमारी जो गांव की समस्या हैं, यानी हमारी मूल जनसंख्या जो है, हमारे यहाँ की जो हमारी 75% से ज्यादा जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही थी उस समय आजादी के बाद, उसकी समस्याएं कैसे सॉल्व आउट होंगी। तो जरूरी ये था भाई गांव स्तर पर भी इस अवधारणा से लोग अवगत हों, शासन की अवधारणा से अवगत हों। ठीक है, यानी कि इस शासन की अवधारणा में गांव स्तर के लोग भी सक्रिय भूमिका निभाएं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो पंचायती राज की यहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, शुरुआत में संविधान में इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, केवल नीति निदेशक तत्वों में इसके बारे में वर्णन किया गया था डीपीएसपी में। ठीक है, देखिए आप लोग कुछ नए अभ्यर्थी होंगे, नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं तो वो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो उसमें जिक्र किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर पहले कहानी हम देखते हैं कि कहानी क्या है। कहानी एक गांव की है, ग्राम सभा की है। ठीक है, यहाँ पे कहानी में कहा गया है कि भाई ग्राम सभा है, ग्राम सभा की एक बैठक स्टार्ट होती है। वहां पर गांव में सरपंच जी हैं, ठीक है, और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाला जो व्यय है इसके बारे में वहां पर ठीक है ब्यौरा दिया है कि सड़क की जो एक सड़क बनेगी उसका खर्च इतना इतना आएगा, ये ब्यौरा है, हमें शासन स्तर से इतनी मदद मिली है। ठीक है, और ये सड़क जो होगी वो हमारी सड़क जो है गांव को मुख्य सड़क से जुड़ेगी या शहर की सड़क से जुड़ेगी। ठीक है, इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने वहां पर पानी की कमी का मुद्दा उठाया। ठीक है, यानी गांव के एक व्यक्ति हैं तिजिया नाम के, तो इन्होंने कहा ठीक है, गांव में रहने वाली तिजिया ने यहाँ पे बोलना शुरू किया। ठीक है, कि यहाँ पर गांव में पानी की कमी समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि गांव के सरपंच का नाम हरदास है। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि भाई हरदास जी कि यहाँ पे गांव में पानी की समस्या बढ़ गई है, हैंडपंपों का पानी जो है वो बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, और आसपास पानी का कोई स्रोत ना होने की वजह से हमें 3 किलोमीटर दूर से एक नदी है, सुरू नदी, वहां से पानी लाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कीजिए कि भाई हमारी पानी की दिक्कत दूरी हो जाए। तो वहां पर कुछ और जो है ग्राम सभा में कुछ और लोग भी मौजूद थे, तो उन लोगों में से एक सदस्य ने सुझाव दिया कि भाई सुरू नदी से एक पानी की पाइपलाइन लाकर हमारे गांव में एक बड़ी सी टंकी रखवा दी जाए और उसमें डाल दी जाए, जिससे क्या हो कि हमारे लोगों को जो है पानी की जरूरतें हमारे यहाँ पूरी की जा सकें, टंकी भर ली जाए और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकें। अब देखिए, इसमें सवाल ये उठता है भाई कि भाई यहाँ पर
जो पानी का जो सुझाव जो दिया गया था, ठीक है, यानी कि पानी की टंकी वाला, तो ये सुझाव यहाँ पे अमान्य कर दिया गया। फिर से तेजिया ने फिर से कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। मान लेते हैं भाई सुरू नदी भी सूख गई, ठीक है, यानी अभी तो सुरू नदी से हमने पाइप डाल दिया, ठीक है, और पाइप से हमने टंकी भर ली, ये हो सकता है सुरू नदी भी कुछ सालों बाद सूख जाए, फिर से समस्या उतनी ही रहेगी, यानी हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा ग्राम सभा का और समस्या वही रहेगी, ठीक है। तो वहीं पर एक ग्राम सभा का एक सदस्य खड़ा होता है, ठीक है, तो इसने क्या है, इसका नाम है अनवर, यानी अनवर नाम का व्यक्ति खड़ा होता है और इसने गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके के बारे में जिक्र किया। इसने कहा कि भाई हमारे एक भाई हैं जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र के गांव में हमने उनसे मिलने गए थे, तो हमने वहां पर देखा कि भाई जल संवर्धन और विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसके जरिए ये था कि भाई हमें यहाँ पर गांव में पानी को बचा के रखना है, यानी हमारा जो दूषित पानी भी है उसको संरक्षित करना है, दूषित पानी को भी हम फिल्टर करके छोड़ना है ताकि वो पुनर्भरण हो जाए जमीन में उसका, ठीक है। तो इन्होंने ये सुझाव दिया, इसमें बताया कि इसके लिए सरकार इसके लिए जो है आर्थिक मदद भी दे रही है, पैसा भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। गांव के लोगों को इसके लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे, नालों पर चेक डैम बनाने पड़ेंगे, यानी छोटे छोटे बांध बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, बांध बनाने से जो मलबा कचरा वगैरह हो जाएगा वो पहले स्तर पर रुक जाएगा, ठीक है, दूसरे स्तर पर पानी थोड़ा मैला रहेगा, तीसरे स्तर पर ऐसे करके पानी शुद्ध हो जाएगा और पानी जो है यानी बना रहेगा। दूसरी बात जो है हमें वर्षा संरक्षण से रिलेटेड, जल संवर्धन से रिलेटेड, ठीक है, उपाय करने होंगे, अपने हमारी छतों वगैरह का पानी है उसे में जो संरक्षित करना होगा। तो इन्होंने इस बारे में अनवर ने सुझाव दिया, क्योंकि अनवर का जो सुझाव था वो एक तो सरकार की योजना तो थी, एक नवोन्मेषी सुझाव भी था। तो ये सुझाव सभी को पसंद आता है, सभी लोग इस बात पर हामी भरते हैं, ठीक है। अब देखिए एक अगली बात यहाँ पे अगला मुद्दा उठ के सामने आया इस कहानी में कि भाई यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, इनकी सूची फिर से बनाई जाए, ठीक है, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गाँव में जो लोग हैं उन्हें सरकार जो मदद मुहैया करवाती है उस मदद को पहुंचाने के लिए उनकी सूची बनाई जाए, सूचीबद्ध किया जाए कि भाई कौन कौन से लोग गरीब रेखा से नीचे आते हैं जिन्हें सरकारी मदद मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात उठती है। अब देखिए जब ये बात उठती है तो आप जानते हैं हर गाँव में कानाफूसी वाला एक माहौल स्टार्ट हो जाता है, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्ट तंत्र में कभी भी वाजिब इंसान को यानी जायज इंसान को मदद नहीं मिल पाती है। आप जानते हैं कि भाई आपने देखा होगा तमाम जगह आप बोर्ड वगैरह देखते होंगे कि लोग अमीर हैं फिर भी सरकारी मदद ले रहे हैं, यानी गरीबों के लिए राशन आ रहा है, गरीबों के लिए मदद आ रहा है, लेकिन फिर भी अमीर लोग उस पर हक जमाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का रूप है। तो ऐसी जो कानाफूसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति कहता है कि भाई नटवर एक व्यक्ति है जो अभी इसमें लिस्ट में शामिल है पहले से, उसने तो हाल में रंगीन टीवी खरीदा है, उसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल भी ली है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे आ गया, ठीक है। ये सूरजमल नाम का आदमी है, अपने आदमी के बगल में कह रहा है, ठीक है। वहीं एक सरोज है, सरोज ने सुखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो ढेर सारी जमीन है, ठीक है। अब यहां पर एक नाम इन्होंने सुझाया कि भाई एक ओम प्रकाश है जो कि मजदूर है, ठीक है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वो अपना गुजारा मुश्किल से चला पाता है, लेकिन उसका नाम इस सूची में नहीं है। ऐसे करके चर्चा चल रही होती, चलती चलती यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पुराने एक व्यक्ति हैं अमीर चंद्र, ठीक है, जो कि पहले सरपंच रह चुके थे, उनका जिक्र आता है, वो भी उस सभा में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई अमीर चंद थोड़ा आप जानते हैं हर जगह कोई ना कोई दबंग टाइप के लोग होते हैं, दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं और जिनसे लोग डरते भी हैं। तो वही यहाँ पर भी समस्या थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग थे जो कि अमीर चंद जैसे लोग थे, ठीक है। तो अमीर चंद जैसे लोगों ने क्या किया था, अपने फेवर के लोग थे उनके नाम डलवा दिए थे, लेकिन ओम प्रकाश का नाम इनमें उन्होंने नहीं डलवाया था। तो जब नए सरपंच थे, जब ये बात सामने उठकर आई, ठीक है, तो नए सरपंच ने से लोगों ने जो कैसे भी करके हिम्मत जुटा के कहा कि भाई ओम प्रकाश जो है उसका नाम इस सूची में सूचीबद्ध नहीं है, ठीक है। ओम प्रकाश की सरपंच ने आदेश दिया कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए, सरकार के जो मानक हैं उसको मानक देखे जाए और उसे शामिल किया जाए, ठीक है। यानी वहां पर कुछ उनके और लोग थे सरपंच के, उन्होंने कहा कि भाई ओम प्रकाश के हम सर्वे करने जाते हैं, ओम प्रकाश नहीं मिलता है। तो लोगों ने कहा भाई हो सकता है वो मजदूरी पर जाता हो, काम की तलाश में जाता हो, इस वजह से करबंद मिलता हो, लेकिन ओम प्रकाश यहाँ पर गरीब है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई ग्राम स्तर पर क्या, कि भाई ग्राम स्तर पर लोगों का एक सभा है, सभा अपना डिसीजन ले रही है और अपने सरपंच को बोल रही है कि आप ये कार्य करिए। आपने एक बात यहाँ पर ये समझी, ठीक है, इस कहानी से। देखिए मैं यहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट कंटेंट परोस रहे हैं। नहीं, मैं कंटेंट डायरेक्ट नहीं परोसूंगा, मैं पूरा तथ्य जो है एनसीईआरटी का वो पूरा तथ्य पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी आपको पता तो चलना चाहिए कि इसमें है क्या एक्चुअल में बुक में। यानी हम भी 4 लाइनें पढ़ा दें आपको, कहते हैं 2 मिनट में वीडियो खत्म हो गई, उससे आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आपको समझ में नहीं आया कि भाई ग्राम सभा की जो अवधारणा है पंचायती राज की, इसमें हमारे गांव के लोग भी जो हैं वो सहभागिता कर रहे हैं। अब देखिए गांव के लोग कौन हैं, कौन से स्तर के लोग हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है।
देखिए यहाँ पर जो ग्राम सभा में जो यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, यानी यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं सभी वयस्क। और आपको पता होगा कि मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है वो 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति दे सकते हैं। यानी हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति है वो वोट डालने का उसे अधिकार है। तो यहाँ पर वही है कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक गांव भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं, यानी ग्राम सभा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे गांव होते हैं, ठीक है, तो उन छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा बना दी जाती है। आप देखते होंगे काफी सारे गांव आपने देखे होंगे कि 12-12 गांव की एक ग्राम सभा बनी हुई है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांव है तो एक ग्राम सभा 12-12 गांव की बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि अमूमन पंचायती राज में स्टैंडर्ड रूप में 3 स्तर पर व्याख्या की गई है इसकी, लेकिन राज्यों को छूट दी गई है। अगर मान लेते हैं कि गांव में विविधता ज़्यादा है तो इसके स्तर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 नहीं 4 स्तर भी हो सकते हैं काफ़ी जगह। अमूमन सभी राज्यों में ज़्यादातर जो है 3 स्तरों वाली ग्राम सभा की अवधारणा अपनाई गई है, पंचायती राज की अवधारणा अपनाई गई है। कहीं कहीं राज्यों में 4 स्तर वाली पंचायती राज की अवधारणा अपनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट ये नोट कर लेना है यहाँ से लेकर, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से होती है उसमें सिर्फ ये अंडरलाइन जो किया ये नोट कर लेना, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे वही बताएगा, कई राज्यों में हर गांव की अलग बैठक होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार है, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपनी 18 वर्ष की एज पूरी कर चुका है, ठीक है, यानी यहाँ लिख लेना कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हो, ठीक है, ये लाइन हटा देना थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आपने ये तो बात जान ली ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन है, इसके बारे में बात जान ली। अब देखिए कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं राज्यों में प्रधान का प्रचलन है, गांव में प्रधान होंगे, कहीं सरपंच का प्रचलन है, राजस्थान में सरपंच शब्द यूज होता है, कहीं प्रधान यूज होता है, ठीक है, वो आप अच्छे से जानते होंगे अपने अपने स्तर पर, ठीक है। तो ये तो आपने ग्राम सभा की अवधारणा जान ली, ठीक है, ये अवधारणा है क्या। आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत जो होती है, एक यानी ग्राम पंचायत जो है ये कई वार्डों में बटी होती है, यानी कई छोटे छोटे वार्डों में ये विभक्त होती है, और प्रत्येक वार्ड जो होता है वो अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ नोट कर लेना कि एक ग्राम पंचायत जो होती है वो कई वार्डों में छोटे छोटे क्षेत्र में, यानी आप वार्ड का मतलब आप समझ सकते हैं मोहल्ला, ठीक है, यानी हम ग्राम स्तर पर समझें तो एक मोहल्ला बोल सकते हैं, ठीक है। शहरों में वार्ड होते हैं चूंकि बड़े बड़े जो है इलाके होते हैं तो कॉलोनियों को वार्ड में डिवाइड कर लेते हैं, आप मोहल्ला समझ सकते हैं, भाई ये वार्ड हमारा है, ये फलाना वार्ड है, ठीक है। देखिए इसके जो कैंडिडेट होते हैं वो पंचायत क्षेत्र के, यानी इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर क्या करते हैं, सरपंच को चुनते हैं। यानी ये तो वार्ड पंच तो चुनते हैं, सदस्य तो चुनते हैं वार्डों के। इसके अलावा आपके जो गांव का मुखिया होता है सरपंच, ठीक है, इसे चुनते हैं, यानी कि जो गांव का मुखिया होता है। और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या करते हैं, ये आपकी गांव की सरकार चलाते हैं। कितने साल तक, 5 साल के लिए हमारे यहाँ ये सरकार चलाते हैं। यानी वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के करते हैं, यानी 5 साल के लिए यहाँ पर आपकी ये ग्राम पंचायत चलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल पर एक सचिव भी होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ठीक है। ये सचिव सरकारी होता है, यानी इसका चुनाव नहीं होता है बल्कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि इसका काम क्या है कि भाई यहाँ पर गांव का जो प्रशासन है, ग्रामीण स्तर पर जो काम काज है वो अच्छे ढंग से हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है। ये देखने के लिए यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर सचिव होता है। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है जो कि ग्राम सभा का सचिव भी होता है, ठीक है। ये जो है सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है इसकी, ठीक है। इसका काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, ठीक है, और उनका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, यानी उनकी बैठक बुलाना और उनका रिकॉर्ड रखना है। ऐसे करके शॉर्ट करके लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जान लिया कि भाई ग्राम यानी कि आपके पंचायती राज में कौन कौन से ग्राम स्तर पर तत्व हैं, यानी वार्ड पंच, सरपंच, ठीक है, और ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है। ये 3 लोग तो हैं ही हैं, किसके लेवल पर, ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम समाज के लेवल पर, ठीक है, ग्राम सभा के लेवल पर। तो ये तत्व आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत जो होती है वो पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कोशिश यही होती है कि भाई यहाँ पर किसी तरह की भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो, कोई मनमाने ढंग से काम ना करे, कोई यहाँ पे पैसों का दुरुपयोग या कोई गलत काम ना करे। ये सब इनकी निगरानी करने का काम सचिव का होता है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान में सारी प्रणालियों में सेंध लग चुकी है, यानी आपके भारतीय तंत्र में, लोकतंत्र में जितनी भी प्रणालियां हैं कहीं ना कहीं सभी में सेंध लगी हुई है। आप सभी जानते हैं सचिव वगैरह सब मिली भगत चलती है, ठीक है। यानी आप अपने गांव की समस्याएं जो है मोस्टली सब जानते हैं, ठीक है।
तो ये जो सचिव है यहाँ पे वही कहा गया है कि इस तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने, लोगों के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह बनाने की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब बातें हैं, आप जानते हैं, और अब वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। यानी शायद कोई ऐसा गांव हो जहां पर सब निष्पक्ष रूप से चल रहा हो। यानी मोस्टली सभी गांव में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, ठीक है। यानी मोस्टली लोग चुनाव में लड़ने का रीजन ही यही है कि लोगों को लगता है कि भाई कमाई होगी। कमाई क्यों होगी? सरकारी पैसा आएगा, उसमें हम भी खाएंगे, ठीक है। इसलिए लोग चुनाव में उतरते हैं। कोई यानी देश के विकास के लिए नहीं उतरता है। ये हकीकत बन चुकी है आज के समाज की। इसे कटु सत्य को आपको मानना पड़ेगा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो निष्ठा के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने यहाँ पर 4 पॉइंट लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब ग्राम पंचायत देखते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत की यहाँ पर अब आ गया। देखिए इसका काम ये है कि भाई मुख्य काम है उस क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। यानी ग्राम पंचायत का रोल ये है कि भाई जो यहाँ पर इसके क्षेत्र में जो गांव आ रहे हैं, जिन जिन से मिलकर ग्राम पंचायत बन रही है, तो उस क्षेत्रों में उनके जो है काम लागू करवाना, कार्यक्रम लागू करवाना, ठीक है। यानी इनकी देखरेख में वहाँ पर फंडिंग वगैरह होती है, वहाँ पर जो कामकाज होते हैं इनकी देखरेख में होती हैं। तो ये ग्राम पंचायत का रोल होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत तमाम गाँव की एक सभा होती है, ठीक है। वही बात कही। अब देखिए यहाँ पर एक पंच है, ऐसे कुछ पंच हैं देश में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ये पंच कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के 2 पंच हैं, ठीक है। तो इन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था, अपने पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका फोटो दिया गया है। यानी आगे ये एक महिला है आपके और पीछे एक पुरुष है, ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो सरकार ऐसा नहीं है प्रोत्साहन नहीं दी, सरकार प्रोत्साहन भी देती है, ठीक है, कि भाई लोग आगे बढ़कर आएँ और यहाँ पर ग्राम स्तर पर अच्छे से कार्य करें, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत करती क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो रोल है वो भी मैं बता देता हूँ। ग्राम पंचायत के कुछ और रोल हैं। पहली बात, ग्राम पंचायतों के काम के बारे में जिक्र किया गया है। ग्राम पंचायतों को काम के देखें तो काम क्या है? सड़कें, नालियाँ, स्कूली भवन, इन सब का निर्माण। यानी कि जो ग्राम क्षेत्र में आने वाली जो इमारतें हैं, सार्वजनिक इमारतें हैं, सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन सभी का रखरखाव करना, निर्माण करवाना, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना। यानी मनरेगा संबंधी जो योजना है वो इन्हीं के स्तर पे आती हैं, ये इनके काम है। अब देखिए ये लिख लेना इनके काम क्या है, ये आप ध्यान रखना, ये लिख लेना पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स लिख लेना आप। अब इनके देखते हैं आमदनी के स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम, देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं, इनके सोर्स ऑफ इनकम को कोई ठोस रूप से यहाँ पर विस्तारित नहीं किया गया है। यानी जो कानून बनकर तैयार हुआ है उसमें ठोस रूप से विस्तारित नहीं किया गया है। यानी कि इन्हें वित्तीय स्रोतों में जो है कह सकते हैं स्वायत्तता इन्हें की इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी इन्हें फिर भी सरकार की ओर हर बार देखना पड़ता है। कह तो दिया गया है कि आप घरों बाजारों पर कर लगा सकते हैं, ठीक है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं पर, ठीक है, राशि जो आ रही है जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, ऐसे करके आमदनी स्रोत बताए गए हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान वगैरह इन्हें मिलते हैं। लेकिन हकीकत बात यह, कर वगैरह जो होते हैं वो वसूल नहीं पाते हैं। ये केवल इन 2 चीज़ों पर ही डिपेंड रहती हैं, इन पर और इन पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत आपकी हेडिंग चल रही है, ग्राम पंचायत में ही आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, इन्हें जैसे कि निर्माण समिति हुई, ठीक है। यानी कि निर्माण समिति में क्या है कि भाई यहाँ पर निर्माण समिति में कुछ लोग जो होते हैं गांव के लोग, उन्हें यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है ताकि वो देख रेख कर सकें, ठीक है, कि भाई इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट ग्राम पंचायत में ही यहाँ पर नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट, ये तो आपने लिख लिए होंगे, ग्राम पंचायत के काम और ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत। अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट, कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति बनाती हैं, जैसे निर्माण समिति, ठीक है। इनके सदस्य कौन होते हैं? इनके कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, यानी पंचायत के मतलब वार्ड पंच वगैरह या सरपंच का प्रतिनिधि, ठीक है, ये नोट कर लेना। अब ये करते क्या है भाई? ये दोनों लोग मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ये दोनों लोग मिलकर ये करते हैं भाई काम, देख रेख कि कोई भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं हो रहा हो, इसके लिए ये काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही कहा गया है कि भाई यहाँ पर कोई कहानी बताई गई है कि कहानी में फिर से बैठक होती है, बैठक में वही मुद्दा फिर से उठाया गया सरपंच, पंच और सचिव के समक्ष, किसका? कुआं साफ करने का 2 हैंडपंपों का विचार किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। यानी कि सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर, ये सब इनकी बैठकें नियमित रूप से सचिव करवाने का कार्य होता है सचिव का, कि सचिव में इनसे कहता है भाई आप नियमित रूप से बैठकें ग्राम सभा की आयोजित करवाइए, जिसमें लोग आएँ अपनी समस्या बताएं, ठीक है। उन समस्याओं को सचिव जो होता है अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है भाई कौन कौन समस्या नहीं, और उस समस्याओं पर हमने कितनी कार्रवाई करी, तो वो सचिव का काम होता है, ठीक है। अब ये सब यहाँ पर बैठकें वगैरह इन सब की चलती हैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा,
ठीक है, यानी सभी सदस्य मिलकर स्थानीय समस्या पर विचार करते हैं। ठीक है, अगली बैठक के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर ये रोल है अंत में, यहाँ पर जो निर्णय करने वाला यानी यहाँ पर जो निर्णय होता है, ठीक है, वो निर्णय ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, यानी अंत में ये निर्णय ये हुआ, यहाँ पर ये एंड में निर्णय लिया गया इसमें, यानी इस समस्या पर कि भाई ग्राम पंचायत जो खंड विकास अधिकारी जो है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे बोलते हैं, BDO जिसे बोलते हैं, इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर निर्णय लिए गए इस कहानी में। ठीक है, वो बताया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए पंचायत के 3 स्तर बताए गए हैं, यानी पंचायत के भी 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पंचायत का सबसे निचला स्तर कौन सा है, देखिए आपने ये तो पॉइंट कवर कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, पंचायत के 3 स्तर देखते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं पंचायती राज की व्यवस्था है ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर लागू होती है। ठीक है, यानी गांधीवादी विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि सत्ता की शक्तियां केवल किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, इनका विकेंद्रीकरण करना चाहिए। ग्राम स्तर पर भी इनका विकेंद्रीकरण हो ताकि लोग अपनी समस्याओं को सॉल्व आउट खुद से कर सकें, अपने लिए कुछ डिसीजन खुद से ले सकें। ठीक है, देखिए शुरुआत में क्या था कि आप जानते हैं कि हमारे देश में मोस्टली जो कानून जो नीतियां बनती हैं उनकी अप्रोच जो होती है वो कैसी होती है, टॉप से बॉटम। इन टॉप से बॉटम का मतलब क्या है कि भाई ऊपर बैठे जो लोग हैं, सत्ता में ऊपर बैठे लोग हैं, यानी केंद्र में बैठे वो लोग हैं जिन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, वो लोग नीतियां बनाते हैं। अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उन्हें ये तो मालूम नहीं है कि भाई जनता की क्या समस्या है, उन्होंने नीतियां बना दी। अब ऐसे में जनता की जो आधारी समस्या है वो छूट जाती हैं। तो भाई पंचायती राज की अवधारणा ये कहती है कि आप जो नीतियां जो योजनाएं तैयार करेंगे वो यहाँ से बनेंगी, बॉटम से टॉप जाएंगी, टॉप से बॉटम नहीं आएंगी बल्कि बॉटम से टॉप जाएंगी। यानी हम आधारी लेवल को देख के चलेंगे, हम आधार को देख के चलेंगे कि भाई जो है ग्रामीण लेवल पे हकीकत क्या है, उसी के अकॉर्डिंग योजना बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस बात के लिए प्रेरित करती है कि योजना जो बनेगी वो बॉटम से टॉप अप्रोच की होगी, ना कि टॉप से बॉटम अप्रोच की। यानी कि यहाँ की हमारी जो समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। यानी हम जो नीतियां प्रस्तावित करेंगे वो उस पर विचार करके सेंट्रल गवर्नमेंट नीतियां बनाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बनाई हुई नीतियां हम पर थोपेगा नहीं। ये बात यहाँ पर निकल के आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहां पर आप सभी जानते हैं पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर हेडिंग डाल लेना पंचायत के 3 स्तर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत जो है वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो होती है यहां पर वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा के जो कैंडिडेट है, ग्राम पंचायत का मतलब यह है कि भाई ग्राम सभा में जो कैंडिडेट आते हैं उनके प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के सभी लोग उसको चुनते हैं, ग्राम पंचायत के कैंडिडेट को, वार्ड पंचों को, सरपंच को। ठीक है, अब यहां पर पहला स्तर तो देख लिया, यहां पर ग्राम पंचायत स्तर देख लिया। ठीक है, आपने ग्राम पंचायत स्तर पर दूसरा स्तर यहां पर यह आता है कि पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तर और होते हैं। दूसरा स्तर ये है कि ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर जो होता है वो होता है विकास खंड का स्तर, कि भाई कौन कौन से विकास खंड में कितने गांव आ रहे हैं। आपने देखा होगा खंडों में डिवाइड कर लेते हैं, ब्लॉक स्तर पर डिवाइड कर लेते हैं, भाई फलाने ब्लॉक में इतने गांव आ रहे हैं, फलाने विकास खंड में इतने आ रहे हैं, कि भाई कि हमारा गांव इतना, विकास खंड इतना। पढ़ा होगा आपने अपने गांव वगैरह की जो योजना वगैरह कोई पंपलेट वगैरह जारी होती है तो आपने पढ़ा होगा कि भाई गाँव ये वाला गाँव इस विकास खंड में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या है हमारा, आप देख लेना, देखिए सबसे पहले हमारी जो इकाई है वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत में क्या क्या आ रहा है, ग्राम पंचायत में आ रहा है आपकी तमाम ग्राम सभाएं जो हैं, जो सम्मिलित की गई हैं वो ग्राम पंचायत में आ गई। यानी कि यहाँ पर सभी ग्राम सभाएं जितनी रखी गई, 3, 4, 5, 6 जितने भी छोटी छोटी ग्राम सभाएं वो रखी गई हैं वो ग्राम पंचायत बना रही हैं। ग्राम पंचायत के ऊपर यहाँ क्या आ रहा है, ग्राम पंचायत के ऊपर यहाँ पर आ रहा है आपका विकास खंड, जिसके तहत जो ग्राम पंचायतें शामिल है। अब विकास खंड में हो सकता है यहाँ पर कि भाई 2-4 गाँव हो सकता है ज़्यादा गाँव हो। ठीक है, तो वही बात कहिए सेकंड पॉइंट, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, और इसी में यानी कि आपने सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया कि इसे क्या कहते हैं, इसे जनपद की पंचायत या पंचायत समिति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसी में सेकंड सब पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पंचायत समिति जो है इसमें कई ग्राम होते हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, यानी पंचायत समिति में क्या होता है कि कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे स्तर पर आती है आपकी पंचायत समिति के ऊपर कौन सी होती है, जिला पंचायत या जिला परिषद। यानी कि आप फिर से समझ लीजिए, आपके यहाँ 3 स्तर है, 3 स्तर मैं बता दे रहा हूं। यानी कि सबसे पहले जिला स्तर है। ठीक है, जिला स्तर सबसे ऊपर होता है, जिले के लेवल पर है। ठीक है, दूसरे स्तर पर यहां पर आ रहा है विकास खंड आ रहा है। ठीक है, देखिए मेरा हाथ थोड़ा जो है स्पीड से नहीं चल पाता है टैब पर, विकास खंड आता है।
ठीक है, विकासखंड आ रहा है दूसरे स्तर पर। तीसरे स्तर पर आ रहा है ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायतों का गठन जो हो रहा है वो तमाम ग्राम सभाएं मिलकर कर रही हैं। ये इस तरह का डायग्राम, इस तरह का स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना या फिर कॉपी पे बना लेना, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत है, ये स्तर चल रहा है। तो तीसरा पॉइंट आपका यही कहता है कि पंचायत समिति के ऊपर कौन सा है, जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ठीक है। यह तीसरा स्तर होता है। अब जिला परिषद का कार्य क्या है? जिला परिषद एक स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है, यानी कि जिला स्तर का परिषद का कार्य ये है कि पंचायत समिति की मदद से ये जिला परिषद जो है सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिले में गांव जितने हैं उन गांव के से रिलेटेड नियोजन की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला परिषद की होती है, जिला पंचायत की होती है। तो इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि पंचायत समिति की मदद से, ठीक है, यानी विकासखंड समिति या पंचायत समिति जो है इसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ये आपके यहाँ पंचायती राज के 3 स्तर हैं। यानी कि आपके देश में शासन के 3 स्तर आपने देख लिए थे। शासन के आपने 3 स्तर कौन कौन से देख लिए थे? पंचायती राज, यानी आपने पंचायती राज देख लिया, यानी कि ग्राम यानी कि आप ग्राम पंचायत देख सकते हैं, राज्य सरकार देख सकते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शासन के 3 स्तर थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राम पंचायतें हैं या फिर आप कह सकते हैं पंचायत या फिर अगले अध्याय में आपका जो है, इससे आगे वाले अध्याय में पंचायत के अलावा दूसरा आएगा जो नगर पालिकाएं वगैरह हैं, नगर पालिका परिषद वगैरह हैं, ठीक है। तो वो भी दूसरे अध्याय में आ जाएगा। तो ये एक ही स्तर पर रखे गए हैं, यानी ये दोनों एक ही स्तर पर रखे गए हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हायरार्किकल भी में नहीं रखा गया है, ठीक है। यानी कि नगर पंचायत थोड़ा अलग कर दिया गया, लेकिन वो भी निचला स्तर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपने पंचायत के 3 स्तर के बारे में आपने नोट कर लिया होगा। देखिए आपको बात मैं बता दूं, सबसे पहले देश में 1959 में, कुछ अब थोड़ा सा फैक्ट दे रहा हूं, 1959 में पहली बार पंचायती राज अवधारणा, जो ग्राम पंचायत वाली अवधारणा जो थी, वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। नागौर जिले में स्टार्ट की गई थी। कब? 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती वाले दिन, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। देखिए हमारे देश में 73वां 73वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है। कब? 1992 में, जिसके जरिए यहाँ पर इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई पंचायती राज की अवधारणा को, ठीक है। अब ये संशोधन जो था 73वां संशोधन, ये लागू हुआ 24 अप्रैल, ठीक है, 1993 में, 1993 में, ठीक है। तो 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है, यानी पंचायती राज दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। किसे? 24 अप्रैल को, जो अभी हाल में ही निकल के गया है, ठीक है। इसे हम किसके रूप में मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे, वो मैंने बता दिए। अब देखिए विस्तार में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें जो पंचायती राज अवधारणा है, आगामी कक्षाएं जब आप बढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, तो वहां पर 11, 12 में एक बात और बता दूं, 11, 12 में आपकी 4 बुकें हैं, यानी क्लास 11th की वहां पर 2 बुकें हैं और 12th की भी वहां पर 2 बुकें हैं, यानी कि ऐसे करके आपकी 4 बुकें हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने बहुत छोटे स्तर पर बताया, छोटे स्तर पर नहीं बताया है, विस्तार पूर्वक भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखिए कुछ अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके ये बात बार बार कहते हैं कि सर आपकी भाषा होती है। भाषा मैं इसलिए देता हूं आपको क्योंकि आप लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, यानी यूपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी लोग सिविल सर्विस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और मेंस में वहां पे भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे पढ़ाने को क्या था? पढ़ाने को तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट डाल देता कि भाई ये स्तर हो गया, ये स्तर हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आपको कितने दिन तक याद रहता वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मैं अपने आगे बढ़ जाता, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। आपको गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आज की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि जो एग्जाम्स वगैरह हैं आईएएस लेवल के पैटर्न पर ही हो गए हैं, यानी मोस्टली एग्जाम बिल्कुल गहनता के साथ पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें कंटेंट जो है बहुत गहनता के साथ रखा जाता है। तो ऐसे में जरूरी यह है कि जब तक आप गहनता के साथ अध्ययन स्वयं में नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। इसके अलावा हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है रूरल अकेडमी, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।